वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो, अब जो है वो हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें देखना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी तक के जो है वो इस चैप्टर में हमने जो है वो बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस देखा है, ठीक है, उसके लेवल्स देखे, उसके पैटर्न्स देखे। अब हमको देखना है कि अगर बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसका लॉस हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो भी वेरिएशन हमें इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने मिल रहा है, लिविंग वर्ल्ड में देखने मिल रहा है, अगर वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और उसके क्या क्या कारण हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी अगर लूज होती है तो इट लीड्स टू द इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। जैसे कि हमने जो है वो हमारे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इकोसिस्टम का नहीं, बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम में जो है वो बायोडाइवर्सिटी का ये महत्व है कि इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वो ख़त्म हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी तो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। देन द चीफ सीरियस एस्पेक्ट, अगर मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है वो अगर ख़त्म हो जाती है तो इसका सबसे सीरियस इफेक्ट, सबसे सीरियस प्रॉब्लम क्या रहेगा? एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ जो है वो क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे इस अर्थ पर से, ठीक है। क्योंकि जैसे हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी में जो भी विभिन्नता है, ऑल्दो दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, द ऑर्गेनिज्म on the earth are different from each other, but in any aspect they depend on each other। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज भी लीड होगा, मतलब इट विल लीड और इट विल रिजल्ट इनटू द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। देन एक्सटिंक्शन के टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं यहाँ पे मेनली। सबसे पहला है नेचुरल एक्सटिंक्शन, दूसरा है मास एक्सटिंक्शन और तीसरा जो है दैट इज मैन मेड एक्सटिंक्शन which is also called as anthropogenic एक्सटिंक्शन, ठीक है। जिसमें से नेचुरल एक्सटिंक्शन विच इज़ कॉज बिकॉज ऑफ सम नेचुरल एस्पेक्ट्स, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जो नैसर्गिक आपदाएं हम जिसे कहते हैं उसकी वजह से होने वाला जो एक्सटिंक्शन है दैट इज कंसिडर्ड अंडर नेचुरल एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एक साथ में जो है वो पूरी की पूरी प्रजाति या कई सारी प्रजातियां जो है वो अगर पूरी तरह से नष्ट हो गई देन इट इज़ कॉल्ड एज मास एक्सटिंक्शन। और उसके बाद में जो है वो मैन मेड मतलब ह्यूमन बीइंग के इंटरफेयर के वजह से होने वाला जो एक्सटिंक्शन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो नेचुरल और मैनमेड की वजह से होती है। मास एक्सटिंक्शन जो है तो वो तो फिर बोल सकते हैं हम कि किसी कारण की वजह से हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो बायोडाइवर्सिटी का वो होता है मैनमेड और नेचुरल एक्सटिंक्शन के टाइप से, ठीक है। सॉरी, उस रीज़न की वजह से सॉरी। नाउ यहाँ पर देखो, नेचुरल रीजन इंक्लूड्स फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन। ये सारे जो हैं वो नैसर्गिक आपदाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग लग जाती है किसी कारण की वजह से, या फिर अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना, या फिर वोल्केनिक इरप्शन लावा फूटना, फ्लड, ये सभी जो है ऑल दीज आर द रीजंस विच इज़ रिलेटेड टू नेचर। ये सभी नैसर्गिक हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से होने वाले एक्सटिंक्शन जो है दीज आर कॉल्ड एज द नेचुरल रीजंस विच कॉज एक्सटिंक्शन, ठीक है। इसके बाद में है मैन मेड रीजंस। कौन कौन से हैं मैन मेड रीजंस? सबसे पहले हैबिट डिस्ट्रक्शन। अगर जो जानवर जहाँ पर रहता है या जो प्रजातियाँ जहाँ जिस जगह रहती हैं उस जगह पे जो उनका घर है उसे अगर वो नष्ट कर देते हैं और वहाँ पे बिल्डिंग्स, डैम या फिर और रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ से उन स्पीशीज़ को जाना पड़ता है और हो सकता है कि उन्हें सेम टाइप ऑफ हैबिटेट कहीं और ना मिले जिसकी वजह से उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये एक कारण है। हंटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो क्या करना, हंटिंग करना, शिकार करना। देन सेटलमेंट मतलब
जो भी एक जगह पे जाके सेटल हो जाना, सेटल हो जाने के बाद में जो है वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी कुछ कुछ स्पीशीज़ हैं जो अफेक्ट होते हैं। इसके बाद में ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से इसका एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पड़ता है जहाँ पर वो रहते हैं, या फिर कुछ कुछ लोग जो है जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तो वो इन एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, इनका मीट खाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो यूज़ हो रहे हैं, मतलब एज अ फूड दे आर बीइंग कंज्यूम्ड इन सेवरल नंबर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो अगर वो खा रहे हैं तो उसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन में ही डालेंगे, ठीक है। एंड रिक्लेमिनेशन मतलब अगेन वहाँ पे जो है वो जो भी एरिया है विच इज़ कंस्ट्रक्टेड और विच इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉरेस्ट, या फिर जो भी ऐसी वेजिटेशन वाली एरिया है, वहाँ पर जो है वो वापस से रिक्लेम कर रहे हैं, मतलब वापस से जो है उसे नष्ट करके और वहाँ पर और कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे मैन मेड रीजंस है जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है। नाउ वी आर अवेयर ऑफ 5 मास एक्सटिंक्शन ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस of history of earth. Example is ice age. मास एक्सटिंक्शन के यहाँ पे जो है ये लिखे हुए हैं मैंने। मास एक्सटिंक्शन में जो है वो मास एक्सटिंक्शन मतलब पूरी की पूरी प्रजातियाँ जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो ये जो है वो अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग जाएं तो ये कुछ ऐसे पीरियड्स हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रजातियां नष्ट हुई हैं, जैसे कि क्रिटेशियस एंड बिटवीन क्रिटेशियस एंड सीनोजोइक, ठीक है, ये एक पीरियड है। इसके बाद में ट्राइसिक एंड जुरासिक, ये एक पीरियड है। इसके बाद में बिटवीन पर्मियन एंड ट्रासिक, ठीक है। इसके बाद में डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस, ठीक है, कार्बोनिफेरस। और इसके बाद में ओडोविकेंस एंड सिलोरिया, ठीक है। ये कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स हैं जिसके दौरान जो है वो मास एक्सटिंक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है, और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से जो है वो प्रूव भी हुआ है। इसमें देखो जुरासिक जो पीरियड है दैट बिलोंग्स टू डायनासोर्स। डायनासोर्स जो है दे वर डोमिनेंट ऑन अर्थ, लेकिन उनका खात्मा पूरा एक साथ में हो गया, ठीक है। उस प्रजाति का आज कोई भी उस प्रजाति से बिलोंग करने वाला, उस स्पीशीज़ को बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म आज इस अर्थ पे आपको कहीं नहीं दिखेगा। उसी तरह से यहाँ जो आइस एज का एग्जाम्पल दिया है, आइस एज एक मूवी भी है, हॉलीवुड मूवी है, ठीक है, थोड़ा सा कार्टून मूवी है। इस टाइप की मूवी में आपको बताया है कि आइस एज मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, बहुत ठंडा वातावरण हो गया था अर्थ का, और इसकी वजह से भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका जो है वो एक्सटिंक्शन हो गया, ठीक है। तो एकदम से आने वाला जो चेंज है जिसकी वजह से कुछ एनिमल्स हैं जो उस चेंज को जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाते, उसमें अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते और पूरी की पूरी प्रजाति जो है वो एक साथ में नष्ट हो जाती है, तो उसे जो है वो क्या कहेंगे हम, या बहुत सारी प्रजातियां उस समय जो भी वेजिटेशन था, जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। देन इसके बाद में द करंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड टू बी द 6th एक्सटिंक्शन। आजकल जो चलन चल रहा है या आजकल जो वातावरण है, करंट जो सिनेरियो है, ठीक है, बायो इकोसिस्टम का, उससे जो है वो 6th एक्सटिंक्शन, 6वां बड़ा मास एक्सटिंक्शन माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक अलार्मिंग स्टेज शुरू है अभी कि हम जिस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं वो एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के विनाश की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, ठीक है, किसमें जो भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं वहाँ पर ह्यूमन बीइंग का जो इंटरफेरेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है और रिसोर्सेज का जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर यही चीज़ जो है वो कंटिन्यू रही, ठीक है, तो जो भी नेचुरलिस्ट हैं
इकोलॉजिस्ट्स हैं उनका कहना यह है कि अगर सेम स्थिति जो है वो कंटिन्यू रही तो कम से कम हम मतलब बोल सकते हैं कि 50% बायोडाइवर्सिटी खो देंगे। ठीक है, अगर इसी तरह से हम प्रोग्रेस करते गए, क्योंकि वातावरण में प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल चुका है और हम चीज़ों को इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं कि वो रिसोर्सेज जो हैं वो अब दूसरे एनिमल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज एन अलार्मिंग स्टेज, जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि हम जो है वो एक तरह से 6th एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन की तरफ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और मास एक्सटिंक्शन में 1, 2, 3 नहीं, जितनी भी प्रजाति इस धरती पे अभी प्रेजेंट है, अवेलेबल है, वो सब के सब जो है वो खत्म हो सकते हैं, ये इनका कहना है। तो हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि एस्टिमेटेड कहा जा रहा है कि जो भी प्री ह्यूमन, जब इस धरती पे जो है वो मनुष्य का साम्राज्य नहीं था, उसके पहले जो एक्सटिंक्शन हुआ था उससे ये 100 से लेके तो 1000 गुना जो है वो ज़्यादा फास्टर रेट से हम बढ़ रहे हैं। मतलब तब जो विनाश हुआ था वो बहुत धीरे धीरे हुआ था, लेकिन अब जो है वो हम इतनी गति हमारी इतनी तेज़ है कि हम 100 गुना या फिर उससे बोल सकते हैं हम 1000 गुना जो है वो ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं अपने विनाश की तरफ। ठीक है, देन loss of biodiversity in any area can lead to the decline in plant production, lower relevance to environment. Now यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि loss of biodiversity जो है वो कहीं ना कहीं plant production rate को भी decline करेगा, कम करेगा, और उसकी वजह से जो है वो environment में जो है वो disturbance create होगा और flood जैसी situation भी हो सकती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो अगर नहीं रहेंगे तो पानी को जो है वो ज़मीन में होल्ड करके नहीं रखा जा सकेगा। सॉइल में जो वाटर है उसे होल्ड करके रखते हैं कौन, जो भी पेड़ है उनके रूट्स। ठीक है, प्लांट के जो रूट्स है, जड़ें उनकी जो है वो पानी को पकड़ के रखती है। लेकिन अगर जो है वो आपके एक्टिविटी का असर प्लांट प्रोडक्शन पे पड़ेगा तो प्लांट प्रोडक्शन अगर कम होगा तो उसका असर जो है वो पानी जो है वो धरती में ज़्यादा समाएगा नहीं, समाने के बाद में वहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि उसे पकड़ के रखने वाले रूट्स नहीं है, और इसकी वजह से फिर फ्लड जैसे सिचुएशन भी, बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। ठीक है, इट मे ऑल्सो लीड टू अल्टरेशन इन एनवायरमेंटल प्रोसेसेस लाइक डिसीज साइकिल, प्लांट प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। और इसकी वजह से जो है वो पूरा जो नैसर्गिक साइकिल है, नेचुरल साइकिल है, इकोसिस्टम का जो एनवायरमेंटल साइकिल है, ये भी बदल सकता है, इसमें गड़बड़ी आ सकती है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर जो है वो अलग अलग प्रकार के रोगों के साइकिल चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कि नए नए प्रकार के रोग तैयार हों। ठीक है, और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, जो भी प्लांट है इनके प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो प्रदूषण है वो ना सिर्फ इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु को अफेक्ट करता है, बल्कि इसके अलावा इट ऑल्सो अफेक्ट टू द हेल्थ ऑफ द प्लांट, किसी भी प्लांट के हेल्थ को भी ये पोल्यूशन जो है वो अफेक्ट करता है। सो इन दिस वे जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया है आज के इस टॉपिक में कि बायोडाइवर्सिटी का जो है वो लॉस क्यों होगा, उसकी वजह से क्या होगा, अगर लॉस होता है तो क्या होगा, एंड व्हाट आर द रीजंस, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हम लूज कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।